हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटोर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम लोग एक नए सीरीज के साथ मिल रहे हैं जिसमें मैं आपको केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस से जो एग्जाम होने वाले हैं अभी उसकी फिजिक्स में यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। फिजिक्स में आपको इस बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहली बार ऐसा होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो हम प्रीवियस ईयर से भी कोई आइडिया ले नहीं सकते कि सब्जेक्टिव का नेचर क्या होगा। बट जो ये मैं कोर्स आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ और इस कोर्स में जो कि हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को, इसमें मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव नेचर लेके चलूंगा। ठीक है, नो डाउट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे टॉपिक के बाद, लेकिन सब्जेक्टिव भी हम समझेंगे कि अगर एग्जाम में हमें लिखना हो तो हमें किस तरीके से लिखना सबसे ज्यादा बेटर होगा। ओके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं, यूनिट एंड डायमेंशन पे हम चर्चा करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहली जो चीज आती है मेरे दिमाग में वो है फिजिकल क्वांटिटी। जी हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या होती है भौतिक राशियां? अगर हिंदी में बात करें तो भौतिक राशियां क्या होती है? तो हर वो क्वांटिटी यार जिसे हम मेजर कर सकते हैं ना, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर हो रही है, जैसे मान लीजिए टाइम, टाइम को मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी यूनिट में इनको मेजर कर पाएंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जैसे ऑनेस्टी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अच्छा बताओ, आप ऑनेस्टी मेजर कर सकते हो? कोई पर्सन, आप कितने ऑनेस्ट हो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर, क्या ये मेजर कर सकते हो? नहीं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? चलिए, तीन टाइप आएंगे फिजिकल क्वांटिटी में। फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तीनों के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ठीक है ना, याद रखना है आपको। फिजिकल क्वांटिटी में तीन आएंगे, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की। क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी? नाम से समझ में आ रहा है, दी स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज आप बोल सकते हो, सबसे छोटी क्वांटिटी। है ना? ऐसी क्वांटिटी जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, है ना, जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज भी मेजर हो सकती हैं, नो डाउट। लेकिन अब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डेफिनेटली आप मेजर तो कर ही सकते हो। लेकिन ये क्वांटिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इसके लिए बात होगी कि मैं क्या कैसे डिफाइन करूं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होंगी द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड द स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज, स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज। ठीक है, नो डाउट। इनको और तोड़ नहीं सकते। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूं फोर्स का, मैं किसी फोर्स क्वांटिटी को मास इंटू एक्सेलरेशन में स्प्लिट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे मास को आप स्प्लिट करो तो नहीं। मास सबसे छोटी क्वांटिटी है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी है जो कि सबसे छोटी क्वांटिटीज हैं, या कौन कौन सी क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज हैं, आपको ये याद रखना है। इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हैं। ये क्या होती है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, याद रहेगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रहेगा तो आप डायरेक्ट वहां पे लिख पाओगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप की, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डिराइव। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल क्या है, सबसे छोटी क्वांटिटीज होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 7 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन? मास। अच्छा, साथ में ये यूनिट लिखता जाऊंगा। इसका जो यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम। ठीक है, अगर मैं एमकेएस की बात करूं, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये दो अगर आप याद रखते हो तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर, और यहां होगा सेंटीमीटर। हाँ, यहां भी लिख दो ग्राम। टाइम का क्या होगा बच्चा? सेकंड, यहां भी होगा सेकंड। ठीक है, टेम्परेचर, केल्विन। अब ये सब सेम चलेगा। ठीक है ना, एमकेएस सीजीएस दोनों में सेम होगा। ओके, करंट का, आप करंट का याद कर लो, एम्पियर। करंट का क्या होगा? एम्पियर। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडला।
ठीक है। सबके सिंबल्स लिख देता हूं मैं, किलोग्राम का केजी, मीटर का एम, सेकंड का सेकंड या एस लिखते हैं, केल्विन का के, एम्पियर का ए, मोल को MOL लिखते हैं और कैंडला को CD लिखते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स है। तो आपको इनकी यूनिट्स भी याद होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स याद रहेंगी तो हमें आगे डायमेंशन में हेल्प मिलेगा, है ना। डायमेंशन पढ़ना है हमें, और डायमेंशन समझने के लिए हमें यूनिट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स याद कर लो। ये हो गई फंडामेंटल, इतना ही याद रखना है फंडामेंटल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पर। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है यार? देखो, होती तो ये भी फंडामेंटल है, लेकिन इसमें एक खास बात होती है, और वो होती है कि ये डायमेंशन लेस होती है, इनमें डायमेंशन नहीं होता। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर पुराने स्लाइड पे चलूं, मैं इनके डायमेंशन की बात करूं, तो मैं डायमेंशन लिखूं अगर, तुम चलो डायमेंशन भी यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं। ठीक है, एक साथ सारी चीजें मेंशन हो जाएंगी। डायमेंशन होगा मास का m, सबको बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। डायमेंशन हमेशा लिखने का तरीका है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। लेंथ का L, टाइम का T, केल्विन का K, या कुछ बुक्स में आपको थीटा भी दिखेगा, ठीक है ना। इससे परेशान नहीं होना है, जो सिंबल होगा हम उसी का यूज कर लेंगे। ऐसे ही एम्पियर का A, या फिर कहीं कहीं I भी दिखता है। ओके। मोल का डायमेंशन मोल ही होता है, और कैंडेला का डायमेंशन CD होता है। ये डायमेंशन, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछे मास का डायमेंशन M, लेंथ का डायमेंशन L, अब वो लेंथ मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, पिकोमीटर में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, लाइट ईयर में हो, पार्सेक में हो, किसी भी यूनिट में हो, ठीक है, आपको उसका डायमेंशन क्या लिखना है? L लिखना है। ठीक। अगर मैं सप्लीमेंट्री की बात करूं, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है? डायमेंशन लेस। इनके टाइप्स की बात करें अगर हम लोग, कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट होगी रेडियन, ओके। सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होगी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है बेटा? देखो, मान लो हमने एक लाइन ये ड्रॉ किया और एक लाइन ये ड्रॉ किया, तो किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं अगर हम लोग, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर एक एंगल बनता है इस तरीके से। ये एंगल आपका क्या होता है? प्लेन एंगल होता है, जिसकी यूनिट होती है रेडियन, और ये होता है टू डायमेंशनल एंगल। ठीक है। तो कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक एंगल बनेगा, जैसे 45 डिग्री और 60 डिग्री और 72 डिग्री, वॉट एवर, ये सब जो आप पढ़ते थे ना एंगल, या इसी को हम पढ़ते थे किसमें? रेडियन में। π/4 रेडियन या π/3 रेडियन पढ़ते थे ना, ये सब। 72 को कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे? 72 इंटू पाई अपॉन 180, दिस इज द तरीका कि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 72 π/180, 36 से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 36 टू जा 72, और 36 से अगर हम 180 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 36 5 जा आपका 180 हो जाएगा, तो ये हो गया 2π/5, है ना। जैसे 45 को लिखा हमने π/4, 60 को लिखा हमने π/3, वैसे ही 72 डिग्री को लिख सकते हैं 2π/5 रेडियन। ओके, तो इस तरीके से हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड एंगल मैं आपको जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। फिलहाल के लिए एक आइडिया देता हूं। सपोज करो कि ये एक ऐसा कोई सरफेस है, और इस सरफेस ने इस लाइन पर इस तरीके से एक 3D एंगल बना रखा है, ठीक है। ये ऐसे दिखता नहीं है, ठीक है, ये इमेजिन नहीं होता ऐसा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं इमेजिन होगा। ये 3D है। जैसे आप एक आइसक्रीम देखते हो, आइसक्रीम की कोन होती है, तो आइसक्रीम की कोन बेसिकली कैसे होती है? इस तरीके से इसका सर्कुलर पार्ट होता है, और ये कोन होती है ना। ये एंगल जो बनता है ना, ये एंगल आपका सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये सॉलिड एंगल है। किसी भी कोन का, कोन तो हम समझते हैं ये होता है कोन हमारा, ये कोन का जो वर्टेक्स पे ये 3D एंगल बनता है, इसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए सॉलिड एंगल का यूनिट आपको याद रखना है स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का रेडियन, और इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस फंडामेंटल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। डिराइव क्वांटिटीज की बात करता हूं मैं, ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए। हाँ, डिराइव क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं, तो डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो वो क्वांटिटीज
जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन्ड होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाली जाती हैं, या यूं बोला जाए कि ऐसी क्वांटिटी जिनको डिराइव किया जा सकता है। जैसे फोर्स, फोर्स को अगर देखो तो उसमें होगा मास एक्सेलरेशन, मास फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक मतलब जनरल वे में बता रहा हूं आपको अभी बस समझाने के लिए। देखो मास क्या था आपका फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल। वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ है जो कि चला गया फंडामेंटल में, टाइम फंडामेंटल है। तो देखो एट द एंड ये पूरा कन्वर्ट हो गया फंडामेंटल में। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम तोड़ते जाए छोटा करते जाए तो 7+2 यही 9 क्वांटिटीज बनेंगी। दो क्वांटिटी ये और 7 क्वांटिटीज जो हमने अभी फंडामेंटल में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा था याद करो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमेशा फंडामेंटल में ही कन्वर्ट होता है। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, डायमेंशन। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। जैसे सपोज करो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप बिना सोचे बहुत आराम से बताओगे कि सर 120 सेकंड होते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत ही आराम से हमको याद है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, सो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकंड। बहुत सिंपल से। क्या फर्क है इसमें समझना, देखो ये पूरी क्वांटिटी टाइम की है और ये भी क्वांटिटी क्या है, टाइम है तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने मान लिया कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास P। ओके, इस फिजिकल क्वांटिटी P को मैंने कैसे लिखा, एक नंबर N1 और उसके साथ एक यूनिट लिख दिया U1, ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि मैं डायमेंशन में लिख सकूं। फिर इक्वल, चलो इक्वल। अब वही क्वांटिटी को मैंने दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब यूनिट भी कन्वर्ट हो चुकी है कि नहीं। तो ये अगर किसी एक सिस्टम में था तो ये दूसरे सिस्टम में, जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम MKS में है एक सिस्टम में, ग्राम CGS में है। तो MKS से CGS में जब मैंने कन्वर्ट किया तो N1 को N2 में कन्वर्ट करना पड़ा, करेक्ट है। तो N2 क्या होगा, अगर मैं ये निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा N1 और यूनिट हो गया U1 U2, जिसको हम डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे, तो डायमेंशन हो गया U1 U2। समझा? अब U1 U2 को कैसे लिख सकते हैं भाई, कोई भी यूनिट जब भी लिखी जाएगी तो MLT के फॉर्म में लिखी जाएगी। जैसे फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे न्यूटन, ये तो SI यूनिट हो गई। MKS में लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो किलोग्राम मतलब M, मीटर मतलब लेंथ और सेकंड मतलब टाइम। तो ये लिखा गया है इस तरीके से, तो ये इसका डायमेंशन हो गया MLT-2। तो अगर मैं यहां लिखूं N1 और इसमें लिख दूं M1 अपॉन M2, ठीक है, पावर तो कुछ भी हो सकता है, तो x मान लिया। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 1 होगा पावर, तो x मान लिया। यहां क्या लिखा मैंने, L1 अपॉन L2, पावर क्या मान लिया, y। फिर टाइम के लिए क्या लिखा, T1 अपॉन T2, एक बार U1 यूनिट में एक बार U2 यूनिट में। तो N2 का जो फॉर्मूला मेरे पास बन के आया वो आया N1 टाइम्स M1 बाई M2 पावर x, L1 बाई L2 पावर y, T1 बाई T2 पावर z। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग, ये जो आपको फॉर्मूला मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मुझे 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइम में। ठीक है, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइम में। अब अगर दिमाग लगाओ तो ये है N1, इसको बोलेंगे U1, N2 वी हैव टू फाइंड, हमें कैलकुलेट करना है, और ये हो गया U2। सही है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, N2 इज इक्वल N1 टाइम्स ये। चलो इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और दिमाग लगाते हैं, यही लिखते हैं। चलो N2 इज इक्वल क्या आएगा, N1 की वैल्यू बताओ कितना है, 1। ठीक है,
अब न्यूटन को ना MKS में लिखो। क्या लिखोगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डाइन को क्या लिखोगे? डाइन होता है हमारा ग्राम, एक मिनट, ग्राम कहाँ गया इरेजर, सेंटीमीटर, हाँ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। ये सब देखो याद रखना पड़ेगा, आपको यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिट अगर नहीं याद है तो आपको डायमेंशन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। और कुछ बेसिक यूनिट्स मैंने आपको बता दिए, जो फंडामेंटल थे, वो सारी चीजें बता दी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और यूनिट्स भी आप याद कर लो, ताकि आप जब डायमेंशन सॉल्व करो तो आपके लिए आसानी रहे। क्लियर है? आप कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप डिस्क्रिप्शन से चले जाना टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आप कहोगे तो मैं यूनिट डायमेंशन का एक PDF डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स लिखोगे तो आपको याद कर लेना, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो मैंने N1 की वैल्यू लिख दी 1। अब देखो M क्या रिप्रेजेंट करता है? मास रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? किलोग्राम, और यहां लिख दूंगा ग्राम। ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, अच्छे से सीखो। किलोग्राम और ग्राम दोनों की पावर क्या है? 1। बहुत बढ़िया। अब L क्या रिप्रेजेंट करता है? L रिप्रेजेंट करता है लेंथ। तो मैं यहां से लिखूंगा मीटर, और इसमें से लिखूंगा सेंटीमीटर। दोनों की पावर क्या है? 1। अब T क्या रिप्रेजेंट करता है? T रिप्रेजेंट करता है टाइम। दोनों में सेकंड है, तो मैंने दोनों में लिख दिया सेकंड अपॉन सेकंड। दोनों की पावर कितना? तो 2 नहीं है, ध्यान ध्यान रखिएगा, -2 है। ये एक्चुअली में लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 तो ठीक है। 1 किलोग्राम को लिख दिया मैंने 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम को क्या लिख दिया? 1000 ग्राम, ठीक है। और नीचे ग्राम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो नीचे ग्राम रहने दो। इनटू मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर, रहने दो। सेकंड से सेकंड कैंसिल होके 1 हो गया, 1 पावर -2, 1 ही हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट। इधर है 10⁻³ और इधर है 10⁻², तो टोटल बन गया 10⁻5। मतलब हमारा फाइनल आंसर हुआ 10⁻5। तो 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। हम इस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन और करना है आपको, ठीक है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दे देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। एक है आपका 1 जूल, इसमें कितने अर्ग होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा। देखो, आपको सॉल्व करना है, आपको स्मार्ट नहीं बनना है कि इससे मुझे तो पता है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। आपको जिस मेथड से मैंने अभी सिखाया, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ताकि जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए ऐसा, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप दिखा सको। ये पूरा इसका स्टेप है, आपको ये समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि आपको आता है। ओके, हिंट करता हूं मैं। जूल को MKS में लिखेंगे हम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्ग को क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिमाग लगाओ, CGS में चला जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको बताना है कि यहां पे आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ओके, ये तो बहुत इजी है, सॉल्व कीजिए। दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, ठीक है। मैं वेट करूंगा, और अगर जिसका आंसर सही होगा मैं उसको बताऊंगा कि हाँ आपने सही सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज हाउ टू फाइंड डायमेंशन। देखो, डायमेंशन फाइंड करना बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मुझे फोर्स का डायमेंशन चाहिए, तो कई चीजें हैं, कई बातें हैं जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए। जैसे फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे यूनिट याद है, तो मैं लिखूंगा मास का यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट लिखूंगा मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये लिखा, मुझे समझ में आ गया कि जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? किलोग्राम मतलब मास, M, मीटर मतलब लेंथ, L, सेकेंड मतलब टाइम, तो T, और पावर में लगा है -2, ये हो जाएगा हमारा MLT-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे वर्क।
मैं आपको बहुत सारे डायमेंशन बताने वाला हूं, बहुत सारे, तो पेशेंस रखिए और सीखिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब एक बार हमें फोर्स याद हो चुका है तो हम इसको स्टार बना लेते हैं। अब ये याद करना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन देखो, तो एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, तो एल क्या हो जाएगा, एम एल टू पावर, देखो बेस इक्वल तो पावर ऐड करो, एम एल टू टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या, वर्क। अच्छा, वर्क का डायमेंशन जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा एनर्जी के, ठीक है। अब एनर्जी में कौन सी एनर्जी, तो भाई साहब कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, है ना, कोई भी बाइंडिंग एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, कैसा भी वर्क हो, इसका आपका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है हमारा टॉर्क। टॉर्क भी क्या होता है, एक्चुअली में टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी होता है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एक्चुअली वर्क और डिस्प्लेसमेंट का डॉट होता है, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट होता है वर्क, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का क्रॉस होता है टॉर्क, लेकिन डायमेंशनली ये सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो, ये भी होगा एम एल टू टी माइनस टू, याद रहेगा आपको, ठीक है। ये हो गया दो। आते हैं थर्ड। थर्ड है प्रेशर। पेशेंस से आप सारी चीजें सीखते जाइए, क्योंकि मैं सारे आपको बताने वाला हूं, जितना पॉसिबल होगा बताया जाएगा, और जैसे जैसे टाइम आता जाएगा आप खुद उसको समझ जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना होता है। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। चलो अब खुद से लिख के दिखाओ। फोर्स का डायमेंशन हमें याद हो चुका है। अच्छा, वर्क का भी डायमेंशन याद कर लो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ डायमेंशन हम याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम आसानी से काम कर सकें। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया का डायमेंशन एल टू। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, याद करो कैसे, लेंथ इंटू विड्थ, ऐसे मेजर करते हो तो मीटर स्क्वायर, तो एल टू क्या बन जाएगा बच्चा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये होता है प्रेशर का डायमेंशन, याद रहेगा। अब प्रेशर के डायमेंशन के इक्विवेलेंट में कौन कौन से डायमेंशन होंगे वो मैं आपको बताऊं। कोई भी मॉड्यूलस, ठीक है, जैसे यंग मॉडुलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब अगर आपको देखने को मिलता है तो ये सब प्रेशर के ही डायमेंशन के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, याद रहेगा आपको, ये प्रेशर के ही इक्विवेलेंट है। याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भूल जाओगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तीन हो गए, और आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास पावर। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, जैसा भी मैंने आपको बोला, याद कीजिए वर्क का हमने क्या निकाला था, एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम का क्या है, टी, सही है, हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखते हैं इसको, क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस वन, ये पावर का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम। देखो छोटे छोटे तो मैंने छोड़ ही दिए, जैसे वेलोसिटी, है ना, ये सब भी आपको याद रखने चाहिए, एक्सेलरेशन, ये सब तो मैंने ऐसे बताया ही नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं इधर सिखा रहा हूं तो वो तो आ ही जाएगा। जैसे वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, है ना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डायमेंशन हो जाएगा इसका, है ना, मीटर लेंथ हो गया और टाइम सेकंड में। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला याद करो, P इज इक्वल एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो डायमेंशनली क्या लिखेंगे, मास का m, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, क्योंकि मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ के लिए होता है, सेकंड टाइम के लिए, तो एम एल टी माइनस वन। लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वो इंपल्स के इक्वल होगा, ठीक है। इंपल्स का डायमेंशन और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। ये डायमेंशनली बोल रहा हूं, ये सब मैं, कुछ चीजें अगर मैंने लिख दी हैं, जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया कि प्रेशर और इक्वल टू यंग मॉडुलस, ऐसा इक्वल नहीं है, ये डायमेंशनली इक्वल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि लीनियर मोमेंटम और इंपल्स इक्वल होते हैं, नहीं, इंपल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि फिजिक्स में आप गलत कर जाते हो, ठीक है। मैंने डायमेंशनली बताया कि डायमेंशनली इक्वल होंगे,
ओके, चलिए ये हो गया। और आते हैं नेक्स्ट। आपको अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो मैंने बता दिया, एनएलएम से आपको फोर्स वगैरह बता दिया, पावर बता दिया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इम्पल्स हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, तो आगे बढ़ते हैं उसमें, ठीक है, रोटेशन में चलते हैं, ठीक है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एक एंगल होता है ना। तो एंगल का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, मतलब यूनिट होगी थीटा, डायमेंशन सीधा सीधा उसका हम लोग लिख देते हैं क्या, सॉरी, एक मिनट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस होगा ना भाई, अभी तो बताया था इसके पहले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लेन एंगल, याद करो, प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री है ये, है कि नहीं। इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल दो थे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, डायमेंशनलेस। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशनल, डायमेंशनली क्या लिखेंगे, तो t-1 बस, क्योंकि थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, सिर्फ टाइम का डायमेंशन होगा, तो t-1। इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, अ टाइप ऑफ चेंज इन ओमेगा अपॉन टी होगा। वैसे डायमेंशनली बस मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं इसलिए फटाफट बता रहा हूं। ओमेगा का होता है t-1 और नीचे भी एक t है ना। तो टोटल कितना हो गया, ये मिलकर t-2 रेडियन, मतलब एंगल थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ओके, तो ये हो गया। और आ जाओ, और बढ़ते हैं आगे। मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो रिप्रेजेंट होता है वो एम आर स्क्वायर के टर्म में ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डायमेंशनली अगर हम जाएंगे, अब एम आर स्क्वायर ही नहीं होता, फिर से वही बात, मैं डायमेंशनली फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्चुअली में यहाँ 2/5, 1/2, 2/3 कुछ भी हो सकता है, बस डायमेंशनली एम आर स्क्वायर होता है, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट बन जाएगी। डायमेंशन क्या होगा, ml2, ठीक है। इसके बाद एनर्जी वगैरह, अगर रोटेशन एनर्जी हो या कुछ भी हो वो तो रहेगा, तो उसी में जूल में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ml2 t-2 ही होगा। और एक होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब देखो, रेडियस ऑफ जाइरेशन का मैं फॉर्मूला बता देता हूं और तुम सॉल्व भी कर लोगे। k इज इक्वल टू रूट ओवर आई अपॉन एम, ये होता है। आई जब भी अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे तो हमें पता है ml2 लिखेंगे, और मास का डायमेंशन m होगा, रूट में है ये, m से m कैंसिल, रूट में मिला L2, तो डायमेंशन आ गया L। तो ये इतना कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं, रेडियस है, रेडियस एक टाइप की लेंथ होती है ना, और लेंथ का डायमेंशन L होगा, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, और क्या हम लोग याद रख सकते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन के बाद। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, या तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या तो मैं आपको फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला बता ही देता हूं। इस वाले फॉर्मूले से निकालो, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। देखो मुझे तो याद है, ठीक है, आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप काम कर पाओगे। अगर मैं सीधा बोलूं तो यार ये होगा m-1 L3 t-2। बट मुद्दा ये है कि आपको याद या तो होना चाहिए, नहीं याद है तो कैलकुलेट करने आना चाहिए। और कैलकुलेट कैसे करते तो मैं एक बता रहा हूं, बाकी आप फिर से सुनो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, G F(r²) अपॉन में m1 m2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमें G का डायमेंशन चाहिए। अब ये जो राइट साइड आपको दिख रहा है, ये पूरा राइट साइड, इसका डायमेंशन लिखना है हम लोग को। चलिए डायमेंशन लिखिए। फोर्स का डायमेंशन बोला याद करने को, mlt-2। लेंथ का डायमेंशन L, तो L² बन जाएगा ये। मास का डायमेंशन M,
और दूसरा मास का भी डायमेंशन m। देखो एक m से एक m कैंसिल होगा, ठीक है। जो नीचे m है ये ऊपर जाएगा तो बनेगा m-1। यहां l पावर 1 है, यहां l पावर 2 है, तो l3 हो जाएगा और फिर बच गया t⁻²। ये होता है। तो कोई भी फॉर्मूला अगर आपको याद है, आप वहां से डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर आपको डायमेंशन याद रहे, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतने क्वेश्चंस लगा लो कि डायमेंशन ही याद हो जाए, है ना, तो वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, अब इसके बाद और करते हैं हम लोग। एक यही लिख देता हूं, है ना, आसान है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपका फॉर्मूला होगा gm/r। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और वैसे निगेटिव में होता है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वर्क अपॉन मास, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि इससे आप करोगे तो ज्यादा ही बेटर होगा। वर्क अपॉन मास से जाओगे तो हम बोल सकते हैं mL2T-2, और मास का m, तो m से m कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हम लोग को L2T-2। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डायमेंशन। ऐसे ही ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है ना, यही लिख देता हूं, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी और स्मॉल g, ये जो होता है ना ग्रेविटी जिसको बोलते हो, इनका डायमेंशन सेम होगा। और ये है कुछ और नहीं बल्कि एक्सेलरेशन ही है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने जाना है ऑलरेडी, L_T-2 होता है। बाकी फॉर्मूला वाइज अगर आपको ग्रेविटेशन इंटेंसिटी चाहिए तो I = gm/r², इससे कैलकुलेट कर लेना। कैपिटल जी का डायमेंशन ऑलरेडी तुम्हारे पास है यहां पर, है ना। मास पता है, लेंथ आपको पता है, डायमेंशन निकालोगे तो आपको मिल जाएगा L_T-2। ठीक है, आसान है। चलो, तो ये हो गया ग्रेविटेशन वाला पार्ट। इसके आगे भी बहुत है बट आई गेस ये लेक्चर काफी लेंदी हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी डायमेंशन बताऊंगा, जिसमें अभी हम लोग और कुछ सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, इनके भी कुछ डायमेंशंस, जो भी क्वांटिटीज आपकी इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। फिर 12th के कुछ चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स के या रे ऑप्टिक्स के भी रिलेटेड, जो भी छोटे छोटे ऐसे आपको क्वांटिटीज जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन मैं खुद बता दूंगा। बाकी जितने भी डायमेंशन है, जैसे जैसे क्वांटिटीज टाइम टू टाइम आपको मिलती जाए, याद करते जाइएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये डिटेल लेक्चर सही लगा होगा, और अगर कोई भी आपके सजेशन है तो आप बोल सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। और मैं बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। एक बार थियोरेटिकल पार्ट हो जाए, है ना, तो फिर हम लोग नंबर ऑफ सवाल भी करने वाले हैं। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये पसंद आया हो लेक्चर। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।